नमस्कार। आज हम भारतीय इतिहास के एक अहम अध्याय पर एक गहरी नज़र डाल रहे हैं, चौहान वंश की कहानी पर। हाँ। हमारे पास इस विषय पर जानकारी का एक काफ़ी अच्छा स्रोत भी है। एक दस्तावेज है, चौहान वंश की कहानी, जिसमें काफ़ी तफसील से बातें बताई गई हैं। बिल्कुल, और हमारा मकसद यही है कि इस शक्तिशाली राजपूत वंश की जड़ों को समझा जाए, है ना? हाँ, और उनके जो प्रमुख शासक रहे, उनके दौर के जो अहम घटनाएं थीं। बिल्कुल, और ये भी कि भारतीय इतिहास पर उनका क्या और कैसा असर रहा, मतलब एक स्थायी प्रभाव। हाँ, क्योंकि देखिए, जब हम चौहान वंश की बात करते हैं और ख़ास तौर पर पृथ्वीराज चौहान की, तो उत्तर भारत के मध्यकालीन इतिहास का एक पूरा दौर जैसे आंखों के सामने आ जाता है। सही कहा। तो चलिए फिर इस दस्तावेज के आधार पर उनकी कहानी को परत परत खोलते हैं, उनकी शुरुआत से लेकर उनके शासन के अंत तक। जरूर। तो शुरुआत उनकी उत्पत्ति से ही करते हैं। देखिए, दस्तावेज ये बताता है कि चौहान अग्निकुल राजपूतों में से एक माने जाते हैं। अग्निकुल, हाँ। ये सिद्धांत तो काफी सुना है। हाँ, ये अपने आप में बहुत दिलचस्प है। तो दस्तावेज के मुताबिक ये एक पौराणिक कथा है, हाँ। जिसके अनुसार माउंट आबू पर ऋषि वशिष्ठ ने एक यज्ञ किया था और उस यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूत वंशों की उत्पत्ति हुई। परमार, चौहान, सोलंकी, जिन्हें चालुक्य भी कहते हैं, और प्रतिहार या परिहार। अच्छा। और इन चारों में से चौहान वो आगे चलकर काफी शक्तिशाली हुए। अब देखिए, इतिहासकार इसकी ऐतिहासिकता पर तो सवाल उठाते हैं, जाहिर है। हाँ, वो तो है। लेकिन ये कथा उस दौर में, मतलब राजपूत पहचान को गढ़ने में शायद अहम रही होगी। तो फिर ऐतिहासिक तौर पर, मतलब फैक्ट्स के हिसाब से, हाँ। शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? ऐतिहासिक नजरिए से देखें तो ये दस्तावेज पहले ज्ञात शासक के तौर पर वासुदेव का जिक्र करता है। वासुदेव। हाँ, उन्होंने शाकंभरी यानी आज का जो सांभर है राजस्थान में, उसके आसपास अपना राज स्थापित किया। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो जो मशहूर सांभर झील है, हाँ, नमक वाली झील। बिल्कुल, उसका संबंध भी उन्हीं के दौर से जोड़ा जाता है। तो कह सकते हैं कि ये इलाका उनकी शुरुआती शक्ति का केंद्र था। सांभर से शुरुआत हुई, लेकिन चौहानों का नाम तो हम ज्यादा अजमेर से जोड़ते हैं। तो ये राजधानी कैसे बदली? क्या वजह रही होगी? सही सवाल है। देखिए, जैसे जैसे चौहानों की शक्ति बढ़ी, उन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया, तो बाद के एक शासक हुए जिनका नाम दस्तावेज में अजयपाल या अजय राज बताया गया है। अजय राज। हाँ, उन्होंने लगभग 12वीं शताब्दी में अजय मेरू शहर बसाया, वही जो आज अजमेर कहलाता है। अच्छा। और उन्होंने अपनी राजधानी सांभर से यहाँ शिफ्ट कर ली। अब ये एक तरह से रणनीतिक कदम भी था। अजमेर पहाड़ी इलाके में है, तो सुरक्षा के लिहाज से बेहतर था, और ये शहर फिर चौहान सत्ता का एक मजबूत गढ़ बन गया। तो अजय राज ने तो नींव डाल दी अजमेर की। हाँ। उनके बाद कौन महत्वपूर्ण शासक हुए? मुझे याद आ रहा है दस्तावेज में अर्णोराज का नाम है। हाँ, अर्णुराज, जिन्हें आनाजी भी कहते हैं, वो भी एक महत्वपूर्ण शासक थे। दस्तावेज बताता है कि उनके समय में उत्तर पश्चिम से, मतलब गजनवी सेनाओं के आक्रमण का दबाव बना रहा। ओ। एक दौर ऐसा भी आया जब उन्हें कुछ समय के लिए शायद गजनबी शासकों की अधीनता भी स्वीकार करनी पड़ी। हालांकि बाद में उन्होंने उन्हें हराया भी। उनका संघर्ष गुजरात के चालुक्य शासकों से भी चला। अच्छा, चालुक्यों से भी? हाँ, और अजमेर की जो प्रसिद्ध आना सागर झील है, आना सागर झील, हाँ। उसका निर्माण अर्णोराज ने ही करवाया था, शायद तुर्कों पर विजय के बाद जमीन को पवित्र करने के मकसद से। लेकिन दस्तावेज ये भी इशारा करता है कि उनकी मृत्यु थोड़ी दुखद हुई, मतलब पारिवारिक षड्यंत्र के कारण। उनके अपने ही बेटे जगदेव ने उनकी हत्या कर दी थी। अरे, ये तो वाकई दुखद अंत हुआ। लेकिन फिर इसके बाद विग्रहराज चतुर्थ का दौर आता है। विसल देव के नाम से भी जानते हैं उन्हें, ना? हाँ, बिल्कुल। दस्तावेज तो उन्हें काफी शक्तिशाली बताता है। और वो थे भी। विग्रहराज चतुर्थ का जो शासनकाल था, लगभग 1153 से 1164 ईस्वी, वो चौहान वंश के शिखर का दौर माना जा सकता है। वो सिर्फ एक वीर योद्धा ही नहीं थे, जिन्होंने तोमरों से दिल्ली छीनी और अपने राज्य को हांसी, मतलब हरियाणा और शायद पंजाब तक फैलाया, बल्कि वो कला और साहित्य के भी बड़े संरक्षक थे। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है। हाँ, उन्होंने अजमेर में एक संस्कृत महाविद्यालय बनवाया था, जिसे बाद में खैर कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़कर 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद में बदल दिया। लेकिन ये बात चौहानों की सांस्कृतिक रुचि तो दिखाती ही है। और साहित्य की बात करें तो, मतलब संरक्षक थे तो कुछ रचनाएं भी हुई होंगी। बिल्कुल, उनके दरबार में सोमदेव जैसे विद्वान थे, जिन्होंने ललित विग्रहराज नाम का नाटक लिखा। और एक और दिलचस्प बात जो दस्तावेजों में मिलती है, वो ये कि जो प्रसिद्ध कश्मीरी कवि थे जयानक, जयानक, जिन्होंने पृथ्वीराज विजय लिखी, हाँ वही,
वो भी शायद विग्रहराज के समय में ही अजमेर आए थे, या कम से कम उनके प्रभाव में तो थे ही। और सबसे बड़ी बात, विग्रहराज खुद भी कवि थे। क्या बात है। उन्होंने हरकेली नाम का एक नाटक लिखा था, जिसकी कुछ पंक्तियां आज भी उस 2.5 दिन का झोपड़ा की दीवारों पर खुदी हुई मिलती हैं। कमाल है। मतलब वो सिर्फ तलवार के ही नहीं, कलम के भी धनी थे। बिल्कुल सही। ये दिखाता है कि वो एक बहुआयामी शासक थे। ये तो वाकई बहुत प्रभावशाली है। एक शासक जो साम्राज्य भी फैला रहा है और साथ में साहित्य को भी इतना बढ़ावा दे रहा है। और फिर विग्रहराज के बाद मंच पर आते हैं भारतीय इतिहास के शायद सबसे चर्चित चौहान शासक, पृथ्वीराज चौहान। हाँ, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। बिल्कुल, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जिनका शासनकाल लगभग 1177 से 1192 ईस्वी तक रहा। अपने पिता सोमेश्वर की मृत्यु के बाद वो कम उम्र में ही गद्दी पर बैठे थे। उनकी मां थी कर्पूरी देवी। उन्होंने शुरुआत में संरक्षिका के तौर पर शासन संभाला था। अच्छा, मां ने संभाला था शुरू में। हाँ, और पृथ्वीराज चौहान को अक्सर चौहान वंश का अंतिम महान स्वतंत्र शासक माना जाता है। दस्तावेज भी यही बताता है कि उनकी राजधानियां अजमेर और दिल्ली दोनों थीं, जो उनके विस्तृत साम्राज्य का प्रतीक है। उनकी वीरता की कहानियां, उनके प्रेम प्रसंग, खासकर संयोगिता के साथ। हाँ, संयोगिता वाली कहानी तो बहुत मशहूर है। और फिर उनका दुखद अंत, ये सब मिलकर उन्हें इतिहास और लोक कथाओं दोनों का एक तरह से नायक बना देते हैं। और उनके दरबारी कवि चंद्रवरदाई और उनका महाकाव्य पृथ्वीराज रासो, वो तो आज भी बहुत प्रसिद्ध है। बिल्कुल, चंद्रबरदाई उनके मित्र भी थे और राजकवि भी। और पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य की एक बहुत महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। हालांकि ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि इतिहासकार इसकी ऐतिहासिक सटीकता पर काफी बहस करते हैं। हाँ, ये मैंने भी सुना है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि इसने पृथ्वीराज की छवि को गढ़ने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। इसी तरह जयानक का पृथ्वीराज विजय भी है, जो संस्कृत में है और उसे रासो की तुलना में ज्यादा ऐतिहासिक माना जाता है। तो पृथ्वीराज चौहान का जिक्र आते ही जाहिर है तराइन के युद्धों की याद आती है। दस्तावेज भी इन्हें एक निर्णायक मोड़ बताता है। तो 1191 में जो पहला युद्ध हुआ, वो कैसा रहा? हाँ, 1191 में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, जो गजनी का शासक था, उसने भारत पे चढ़ाई की। उसका सामना हुआ पृथ्वीराज चौहान से तराइन के मैदान में। ये तराइन कहाँ है वैसे? ये जगह आज के हरियाणा में थानेसर के पास पड़ती है। तो इस पहली लड़ाई में पृथ्वीराज की राजपूत सेना ने गौरी की सेना को बुरी तरह हराया। दस्तावेज के अनुसार गौरी खुद बहुत बुरी तरह जख्मी हो गया था और बड़ी मुश्किल से जान बचाकर वापस भागा था। जबरदस्त जीत थी मतलब। हाँ, ये पृथ्वीराज और चौहान साम्राज्य के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। इसने उनकी प्रतिष्ठा को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था। लेकिन ये जीत ज्यादा टिक नहीं पाई है ना। अगले ही साल 1192 में पासा पलट गया। सही कहा आपने। 1192 में गौरी पूरी तैयारी के साथ और एक बहुत बड़ी सेना लेकर बदला लेने वापस लौटा। ओह। तराइन के उसी मैदान में दूसरी लड़ाई हुई, लेकिन इस बार नतीजा बिल्कुल उल्टा रहा। पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। हार गए? लेकिन क्यों? पिछली बार तो इतनी बुरी तरह हराया था। हाँ, यही सवाल है। दस्तावेज इस हार के कुछ संभावित कारणों की ओर इशारा करता है। एक तो शायद गौरी की बेहतर सैन्य रणनीति और तैयारी, खासकर उसके जो घुड़सवार तीरंदाज थे, वो बहुत प्रभावी साबित हुए। अच्छा। दूसरा, कुछ स्रोत राजपूत खेमे में आपसी तालमेल की कमी की बात भी करते हैं। शायद कुछ राजाओं से, जैसे कन्नौज के जयचंद का नाम आता है, पृथ्वीराज के संबंध तनावपूर्ण थे। तो हो सकता है उन्हें वो पूरा समर्थन नहीं मिला जिसकी उस वक्त जरूरत थी। ये आपसी फूट वाली बात तो अक्सर सुनने में आती है। बिल्कुल। और इस हार का नतीजा क्या हुआ? हाँ, नतीजा क्या रहा? पृथ्वीराज को बंदी बना लिया गया। अब उनकी मृत्यु कैसे हुई, इस पर अलग अलग मत हैं, जिन पर हम अभी बात करेंगे। लेकिन इस हार का सबसे बड़ा नतीजा ये हुआ कि दिल्ली और अजमेर पर गौरी का कब्जा हो गया। दिल्ली और अजमेर दोनों पर? हाँ, और ये घटना भारतीय इतिहास का एक बहुत बड़ा मोड़ साबित हुई, क्योंकि इसने उत्तर भारत में तुर्की शासन की स्थापना का रास्ता खोल दिया और आगे चलकर इसी से दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ी। इसीलिए तराइन की दूसरी लड़ाई को इतना ज्यादा निर्णायक माना जाता है। समझ गए। आपने पृथ्वीराज की मृत्यु के बारे में अलग अलग मतों का जिक्र किया था। वो जो प्रसिद्ध लोक कथा है, दस्तावेज में भी उसका जिक्र है शायद, जिसमें चंद्रबरदाई और शब्दभेदी बाण की बात आती है। हाँ, बिल्कुल। ये कहानी पृथ्वीराज रासो से निकली है और लोगों के मन में बहुत गहरे तक बैठी हुई है। हाँ, मैंने भी सुनी है। कहानी ये है कि बंदी पृथ्वीराज को गजनी ले जाया गया और वहां उनकी आंखें फोड़ दी गई। ओह। चंद्रबरदाई भी किसी तरह वहां पहुंचे और उन्होंने गौरी के सामने पृथ्वीराज की एक खास कला का बखान किया, शब्दभेदी बाण चलाने की कला।
मतलब आवाज सुनकर बिना देखे निशाना लगाने की क्षमता। हाँ, शब्दभेदी बाण। तो गोरी ने कहा कि ठीक है, हम इसकी परीक्षा लेंगे। और फिर वो मशहूर दोहा आता है। बिल्कुल। कथा के अनुसार जब गोरी ने ऊंचे सिंहासन पर बैठकर हुक्म दिया, तब चंद बरदाई ने पृथ्वीराज को संकेत देने के लिए वो प्रसिद्ध दोहा पढ़ा, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मच्चू को चौहान। मतलब दूरी और दिशा बता दी। हाँ, एक तरह से 4 बांस 24 गज और 8 अंगुल की दूरी पर सुल्तान बैठा है, चौहान, निशाना चूकना मत। कहा जाता है कि पृथ्वीराज ने आवाज और इस संकेत के आधार पर तीर चलाया और सीधा गौरी को जा लगा और वो वहीं मर गया। और फिर उसके बाद कहा जाता है कि पकड़े जाने से बचने के लिए पृथ्वीराज और चंद बरदाई ने एक दूसरे को मारकर आत्म बलिदान दे दिया। ये कहानी सुनने में तो बहुत ही रोमांचक है। मतलब वीरता, दोस्ती, बदला, सब कुछ है। लेकिन क्या इतिहास इसे सच मानता है? देखिए, कहानी के तौर पर यह बहुत शक्तिशाली है। वीरता, स्वाभिमान, मित्रता का प्रतीक है। लेकिन जैसा कि दस्तावेज भी साफ करता है, ज्यादातर इतिहासकार इसे एक साहित्यिक कल्पना या लोक कथा ही मानते हैं। अच्छा, ऐतिहासिक साक्ष्य कुछ और बताते हैं। वो ये कि मोहम्मद गौरी की मृत्यु 1206 ईस्वी में हुई थी, और वो भी खोखर जनजाति के विद्रोहियों के हमले में, ना कि पृथ्वीराज के हाथों 1192 में। ओ, तो काफी बाद में हुई थी मृत्यु। हाँ, और पृथ्वीराज की मृत्यु के बारे में भी कुछ स्रोत ये कहते हैं कि उन्हें बंदी बनाने के बाद कुछ समय तक गौरी के अधीन अजमेर में शासन करने दिया गया था। सिक्के भी मिले हैं ऐसे। लेकिन बाद में जब उन्होंने शायद विद्रोह करने की कोशिश की तो उन्हें मार दिया गया। तो इतिहास और लोक कथा में यहाँ एक साफ अंतर दिखता है। ये समझना वाकई जरूरी है कि कहानी और इतिहास में फर्क हो सकता है। अच्छा, युद्ध और राजनीति से थोड़ा हटकर बात करें तो चौहानों के शासनकाल में प्रशासन कैसा था? संस्कृति के बारे में दस्तावेज क्या जानकारी देता है? कोई खास व्यवस्था थी उनकी? हाँ, दस्तावेज बताता है कि उनकी जो शासन व्यवस्था थी वो काफी हद तक सामंतवादी प्रणाली पर आधारित थी। सामंतवादी मतलब फ्यूडल सिस्टम संचलाते थे, टैक्स वसूलते थे और बदले में राजा को जरूरत पड़ने पर सैनिक सहायता देते थे और राजस्व का एक हिस्सा भी देते थे। ये सिस्टम उस जमाने में उत्तर भारत में काफी कॉमन था। और उनकी आमदनी के मुख्य स्रोत क्या थे? मतलब टैक्स वगैरह? राजस्व का मुख्य स्रोत तो भूमि कर ही था, यानी जमीन से मिलने वाला टैक्स। इसके अलावा जैसा हमने पहले जिक्र किया था, सांबर झील से जो नमक मिलता था, हाँ, नमक, वो भी आय का एक महत्वपूर्ण जरिया था। और जाहिर है व्यापार पर भी कुछ कर लगते होंगे। और निर्माण कार्यों का भी जिक्र हुआ था पहले, जैसे किले, झीलें। बिल्कुल। चौहान शासकों ने किलेबंदी पर ध्यान दिया। अजमेर का जो तारागढ़ किला है वो एक प्रमुख उदाहरण है। शायद अजयराज ने बनवाया या उसे मजबूत किया होगा। हाँ, तारागढ़। अर्णोराज की बनवाई आना सागर झील का जिक्र हमने किया ही। विग्रहराज चतुर्थ का वो संस्कृत महाविद्यालय, वो भी वास्तुकला का एक अच्छा नमूना रहा होगा। तो ये निर्माण कार्य उनकी शक्ति और उनके पास जो संसाधन थे उसको भी दिखाते हैं, और उनकी प्राथमिकताएं भी। और साहित्यिक योगदान की बात करें तो पृथ्वीराज विजय और पृथ्वीराज रासो के अलावा भी कुछ था? देखिए, इन दो प्रमुख ग्रंथों के अलावा भी निश्चित रूप से संस्कृत और उस समय की जो लोक भाषा थी अपभ्रंश, उसमें साहित्य रचा गया होगा जिसे चौहान शासकों का संरक्षण मिला होगा। विग्रहराज चतुर्थ का खुद कवि होना और नाटक लिखना, हाँ, हरकेली नाटक। हाँ, ये इस बात का पक्का सबूत है कि राज दरबार में साहित्यिक माहौल था। वो सिर्फ युद्ध के ही केंद्र नहीं थे, बल्कि ज्ञान और कला के भी केंद्र थे। ये भी एक संतुलित तस्वीर पेश करता है। तो फिर 1192 की उस हार के बाद इस वंश का क्या हुआ? क्या चौहान शक्ति पूरी तरह से खत्म हो गई? देखिए, तराइन की दूसरी लड़ाई में हार के बाद, जैसा दस्तावेज भी साफ करता है, चौहानों का जो मुख्य साम्राज्य था, जो अजमेर और दिल्ली पर केंद्रित था, वो तो प्रभावी रूप से समाप्त हो गया। हाँ, दिल्ली सल्तनत आ गई। बिल्कुल, दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो गई। लेकिन ऐसा नहीं है कि चौहान वंश पूरी तरह खत्म हो गया। उनकी अलग अलग शाखाएं राजस्थान और आसपास के इलाकों में मौजूद रहीं। अच्छा, कहाँ? जैसे रणथंभौर में, वहां पृथ्वीराज के वंशजों ने कुछ समय तक शासन किया, हालांकि उन्हें बाद में दिल्ली सल्तनत की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। रणथंभौर के हमीरदेव चौहान का नाम काफी प्रसिद्ध है, जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी का बड़ी वीरता से सामना किया था। हाँ, हमीरदेव का नाम सुना है। इसी तरह जालोर, सिरोही, बूंदी, कोटा, इन जगहों पर भी चौहानों की शाखाएं लंबे समय तक शासन करती रहीं। हाँ, ये बात जरूर है कि उनकी हैसियत पहले जैसी स्वतंत्र और बहुत शक्तिशाली नहीं रही। समझ गई। तो अगर हम अब पूरे चौहान वंश और खासकर पृथ्वीराज चौहान के योगदान और महत्व को समेटना चाहें, तो मुख्य बातें क्या होंगी? इतिहास में उनकी जगह कैसे तय होती है? देखिए, पृथ्वीराज चौहान को अक्सर, जैसा दस्तावेज में भी लिखा है,
दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट के रूप में याद किया जाता है। अब ये उपाधि थोड़ी बहस का विषय हो सकती है इतिहासकारों के बीच। हाँ, क्योंकि सम्राट कहना कितना सही है। बिल्कुल, लेकिन ये उस भावना को दर्शाती है कि उनके बाद दिल्ली पर एक लंबे अरसे तक मुस्लिम शासकों का नियंत्रण रहा और तराइन की दूसरी लड़ाई यानी 1192 वाली, वो बिना किसी शक के भारतीय इतिहास का एक निर्णायक मोड़ थी, एक टर्निंग पॉइंट। हाँ, ये तो साफ है। इसने न सिर्फ चौहान साम्राज्य का अंत किया, बल्कि उत्तर भारत में राजनीतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल दिया। तुर्की शासन की शुरुआत हुई जिसके बहुत दूरगामी परिणाम हुए। और वीरता के प्रतीक के तौर पर उनका क्या महत्व है? हाँ, वो भी बहुत अहम है। चौहान वंश, और उसमें भी खासतौर पर पृथ्वीराज चौहान, वो राजपूत वीरता, शौर्य और बलिदान के प्रतीक बन गए। उनकी कहानियां, चाहे वो पूरी तरह ऐतिहासिक हों या लोक कथाओं पर आधारित हों, वो पीढ़ियों से सुनाई जाती रही हैं और आज भी कहीं ना कहीं प्रेरणा देती हैं। उनका नाम उस प्रतिरोध का, उस रेजिस्टेंस का पर्याय बन गया जो बाहरी आक्रमणकारियों के खिलाफ किया गया। तो आज की इस पूरी चर्चा से हमने चौहान वंश के सफर को काफी अच्छे से समझा। वासुदेव द्वारा सांभर में नींव रखने से लेकर अजय राज का अजमेर को राजधानी बनाना, हाँ, फिर विग्रहराज चतुर्थ जैसे शासक के बारे में जाना जिन्होंने युद्ध के साथ साथ कला और साहित्य को भी महत्व दिया। और फिर हमने पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दौर को देखा, उनकी प्रसिद्धि, तराइन के वो दो महत्वपूर्ण युद्ध, 1191 की जीत और फिर 1192 की वो निर्णायक हार, और उनसे जुड़ी जो लोक कथाएं हैं और जो ऐतिहासिक तथ्य हैं, उनमें फर्क को भी समझा। बिल्कुल, और चंदबरदाई का पृथ्वीराज रासो और जैनक का पृथ्वीराज विजय, ये रचनाएं हमें उस युग की एक झलक देती हैं। उनका महत्व इस बात में है कि वे दिल्ली पर तुर्की आक्रमणों से पहले के अंतिम बड़े हिंदू शासक थे, और 1192 की हार ने भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास की दिशा ही बदल दी। हमने उनके प्रशासन की वो सामंती व्यवस्था, उनके निर्माण कार्य और साहित्यिक योगदान पर भी नजर डाली, जैसा कि हमारे स्रोत दस्तावेज में दर्ज है। हाँ बिल्कुल, और जाते जाते एक विचार शायद सोचने के लिए छोड़ जाते हैं जो पृथ्वीराज चौहान की कहानी में बहुत साफ तौर पर दिखता है, वो है इतिहास और लोक स्मृति का रिश्ता। इतिहास और लोक स्मृति मतलब ये कि कैसे समय के साथ ऐतिहासिक घटनाएं और व्यक्तित्व लोक कथाओं में ढल जाते हैं, है ना? और क्यों कुछ कहानियां जो शायद पूरी तरह से तथ्यात्मक न भी हों, वो इतिहास की किताबों के सूखे विवरणों से ज्यादा लोगों के दिलो दिमाग पर राज करती हैं। हाँ, ये बात तो है। रासो की कहानी ज्यादा लोग जानते होंगे शायद। बिल्कुल, तो ये स्मृतियां कैसे बनती हैं, कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी जिंदा रहती हैं, ये अपने आप में इतिहास जितना ही दिलचस्प सवाल है।